जाहिर है वो उन दोनों के मुकाबले में अपनी हैसियत कायम रखना चाहता था। आपने कहा है कि ये दहशतगर्द एकरी में हो सकते हैं। एक मिनट, मैं एक बात मालूम कर लूं, फिर बात करती हूँ। फरनास ने अचानक चौंकते हुए कहा और फिर उठकर वो फोन की तरफ बढ़ गई। एक मिनट फरनास, पहले मेरी बात सुन लो, कैप्टन हमीद ने कहा तो फरनास वापस मुड़ी। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। तुमने किसी से ऐसी कोई बात नहीं करनी या इशारा नहीं करना जिससे उन दहशतगर्दों तक तुम्हारा नाम पहुंच जाए, वरना ये लोग तुम्हें तुम्हारे इस होटल समेत एक लम्हे में जलाकर राख कर देंगे। जो लोग यहाँ इस खौफनाक कार्रवाई के लिए आए हुए होंगे वो अपनी हिफाजत और राजदारी के लिए बड़े से बड़ा इकदाम कर सकते हैं, कैप्टन हमीद ने कहा। मैं समझती हूँ हालात को कैप्टन हमीद, आप बेफिक्र रहें, फरनाज ने पुरसुकून लहजे में कहा और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसके साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और ये बटन प्रेस होते ही दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी। फिर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने की आवाज सुनाई दी। यस, आरब बोल रहा हूँ। बोलने वाले का लहजा बेहद पुरसुकून और बाररौब सा था। फरनाज बोल रही हूँ आरब, फरनाज ने कहा। ओ डियर, तुम खैरियत, कैसे याद किया मुझे इतने अरसे के बाद? आरब के लहजे में अचानक बेतकल्लुफी आ गई। तुमने एक बार मुझे बताया था कि एक्रीमिया में तुम्हारे दोस्तों के ताल्लुकात बड़े बड़े नामी गिरामी दहशतगर्दों के साथ हैं। फरनाज ने कहा। हाँ, क्यों, क्या कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करानी है? आरब ने चौंक कर पूछा। अरे नहीं, तुम्हें तो मालूम है कि मेरा इन बातों से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन मेरा एक मिलने वाला है। वो एक आलमी दहशतगर्द रॉल्फ के किसी बड़े आदमी के झगड़े में टांग फंसा बैठा है और वो इंतहाई खौफजदा है। मैंने उसे तसल्ली दी है कि मैं उसके लिए कुछ न कुछ करूंगी। फरनाज ने बड़े जहानत भरे लहजे में बात करते हुए कहा। किस आदमी के साथ, कुछ पता तो चले, आरब ने कहा। टैरी नाम बता रहा था, कह रहा था कि वो रॉल्फ का खास आदमी है और अब वो बेचारा सर्दी लगे हुए कुत्ते की तरह चुपता फिर रहा है। फरनाज ने जवाब दिया। टैरी? मैं तो इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता, शायद रॉल्फ के हेडक्वार्टर का कोई आदमी होगा। तुम ऐसा करो कि उसे मेरे पास भिजवा दो, मैं उससे तफसील पूछकर उसकी जान बचवा दूंगा, मेरा वादा रहा, आरब ने जवाब देते हुए कहा। ओ ग्रेट यू आर, मैं उसे अभी भिजवाती हूँ, प्लीज उसे पूरी तरह तसल्ली दे देना, बेचारा सख्त खौफजदा है। फरनाज ने कहा। फिक्र मत करो, तुम्हारे आरब के हाथ बहुत लंबे हैं। वैसे वो काम क्या करता है? आरब ने कहा। स्मगलिंग के किसी रैकेट से मुंसलिक है, मेरा खासा पुराना दोस्त है, उसका नाम हाशिम है, फरनाज ने जवाब दिया। ओके, भिजवा दो उसे, लेकिन उसे कह देना कि वो काउंटर पर तुम्हारा नाम जरूर ले, फिर उसे फौरन मेरे पास भिजवा दिया जाएगा, आरब ने जवाब देते हुए कहा। ओके शुक्रिया, फरनाज ने कहा और रिसीवर रखकर वो वापस मुड़ आई। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला है, आरब के ताल्लुकात एक्रीमिया के बड़े बड़े लोगों से हैं। उसने एक बार खुद मुझे बताया था कि उसके ताल्लुकात ऐसे आलमी दहशतगर्दों से भी हैं जिनकी खिदमत हुकूमतें हायर करती हैं। मुझे अचानक ख्याल आ गया, मेरा ख्याल है कि ये आरब आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। फरनाज ने वापस आकर दोबारा सोफे पर बैठते हुए कहा। हाँ, ये टिप तुमने दुरुस्त दी है। क्या काम करता है ये? कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। होटल बिजनेस और असला की स्मगलिंग मिराज का किंग कहलाता है, फरनाज ने जवाब दिया। उससे कहाँ मिलना पड़ेगा? कैप्टन हमीद ने कहा। शार्टिन रोड पर आरब क्लब है, वहाँ उसका दफ्तर है, फरनाज ने जवाब दिया। ओके, फिर हमें इजाजत, कैप्टन हमीद ने उठते हुए कहा। आप अकेले वहाँ जाए, सायमा को साथ मत ले जाए, वरना आरब तो इस मामले में पार्कों से भी बड़ा पागल है, फरनाज ने सायमा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। ऐसे पागलों के इलाज में मुझे बड़ी महारत हासिल है, सायमा ने मुस्कुराते हुए कहा और फरनाज बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओके, आओ मैं तुम्हें खुसूसी रास्ते से बाहर ले चलूं, ऐसा ना हो कि फिर कोई पार्को तुम्हें मिल जाए, फरनाज ने हंसते हुए कहा और फिर वो उन्हें लेकर एक और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। इस वक्त वो होटल के कमरे में मौजूद था, उसके सारे साथी भी वहाँ मौजूद थे और वो सब चाय पीने में मसरूफ थे। सलागा को इमरान ने चंद जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए मार्केट भिजवा दिया था, क्योंकि सलागा ने उसे रिपोर्ट दे दी थी कि वो खुसूसी कश्तियां एरिज़ोना में मौजूद न थी और ना ही उनके जल्द आने का कोई स्कोप था, क्योंकि आज से 2 रोज पहले ही वो लोग सामान की खासी बड़ी खेप लेकर गए थे। इसलिए अब इमरान ने खुद ही उस दरिया के रास्ते एडिलैंड पहुंचने का प्रोग्राम बनाया था। उसका प्रोग्राम ये था कि एरिज़ोना से इन पहाड़ियों तक वो लोग जीपों में सफर करेंगे, उसके बाद मखसूस लिबासों में तैरते हुए उस दरिया के जरिए आगे बढ़ेंगे। इमरान ने आज सुबह ही भाग दौड़ करके इस सिलसिले में सारे इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए थे। सिर्फ थोड़ी सी खास चीजें बाकी रह गई थी जिनके लिए उसने सलागा को भिजवाया था और वो सब कमरे में इकट्ठे बैठकर आइंदा अपने मिशन के बारे में ही बातें कर रहे थे
कि फोन की घंटी बज उठी। यस, इमरान ने रिसीवर उठाकर कहा। सलागा बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से सलागा की आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजे से ही लग रहा था कि वो इंतहाई बेचैनी और इस्तराब के आलम में बोल रहा था। क्या बात है, तुम कुछ बेचैन से लग रहे हो? इमरान ने चौंक कर पूछा। बॉस, आपके होटल के बाहर यहाँ के मारूफ गुंडे मौजूद हैं और उन्होंने आपको और आपके साथियों को गोलियों से उड़ा देने का प्लान बनाया है। सिर्फ टैड का इंतजार हो रहा है, उसके आते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ से सलागा ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो, खुलकर बात करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। बॉस, मैं होटल से बाहर एक पब्लिक फोन बूथ से आपको कॉल कर रहा हूँ। मैं जब होटल वापस पहुंचा तो वहां मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया। मैंने उसे मुसल्लत देखा तो पूछा कि वो इस हालत में यहाँ क्यों मौजूद है, तो उसने मुझे बताया कि वो आजकल क्राइस होटल के मालिक टेड का मुलाजिम है और यहाँ इस होटल में गैर मुल्कियों के एक ग्रुप को ट्रेस किया गया है, जिसमें एक औरत और 4 मर्द है, और टेड का हुक्म है कि उन सबको गोलियों से उड़ा दिया जाए। और बॉस, उसने जो कमरे नंबर्स बताए हैं वो आपके और आपके साथियों के ही है। उसके कहने के मुताबिक टेड अभी पहुंचने ही वाला है, उसके पहुंचते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सलागा ने जवाब दिया, तुम ऐसा करो कि होटल के उगबी तरफ पहुंच जाओ। हम फायर डोर से निकलकर और रेस्क्यू सीढ़ियों के जरिए उगबी तरफ पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम क्राइस होटल जाएंगे, इमरान ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान रिसीवर रखकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या बात है, जूलिया ने हैरान होकर पूछा, तो इमरान ने उन्हें मुख्तसर तौर पर बता दिया। वो सब चौंक कर उठ खड़े हुए। हमें फौरन यहाँ से बाहर निकलना है, इमरान ने कहा, और फिर अलमारी से उसने एक डिब्बा निकालकर जेब में डाला और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके साथी भी सर हिलाते हुए उसके पीछे चल पड़े और थोड़ी देर बाद वो फायर डोर के जरिए गुजरकर रेस्क्यू सीढ़ियां उतरकर उगबी तरफ पहुंच गए। सलागा वहां मौजूद था। आइए जनाब, जल्दी कीजिए। मेरा ख्याल है टेड पहुंच गया है और उन्हें जैसे ही मालूम होगा कि आप निकल गए हैं तो वो सारे होटल को घेर लेंगे। सलागा ने बेचैन से लहजे में कहा। घबराओ नहीं, इत्मीनान से चलो। पहले हम किसी करीबी रेस्तोरेंट में जाएंगे और वहां मेकअप करके क्राइस होटल पहुंचेंगे, इमरान ने कहा। तो फिर इधर आ जाइए, इधर करीबी एक रेस्तोरेंट है जिसमें स्पेशल कैबिन भी मौजूद है, सलागा ने कहा, और इमरान ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो सड़क क्रॉस करके थोड़ा आगे जाने के बाद एक रेस्तोरेंट में पहुंच गए। वहां वाकई बड़े बड़े स्पेशल कैबिन मौजूद थे। इमरान और उसके साथी एक कैबिन में पहुंच गए। इमरान ने सलागा को निगरानी के लिए बाहर भेज दिया। उसी लम्हे वेटर आ गया तो इमरान ने उसे जूस लाने का ऑर्डर दे दिया। चंद लम्हों बाद ऑर्डर सर्व कर दिया गया। इमरान ने वेटर को बिल भी दे दिया और टिप भी। और फिर वेटर के जाने के बाद इमरान ने जेब से बॉक्स निकाला और उसे खोलकर उसमें से मास्क निकाले, और चंद लम्हों बाद वो सब मास्क मेकअप कर चुके थे। ये कौन लोग हो सकते हैं, सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि रॉब को हमारे यहाँ पहुँचने की इत्तला मिल चुकी है और ये टेड यकीनन यहाँ एरिजोना में उसका नुमाइंदा होगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। फिर अब क्या प्रोग्राम है, सफदर ने कहा। प्रोग्राम क्या होना है, अब उस टेड को घेरेंगे और फिर उससे मिलने वाली मालूमात से आइंदा का प्रोग्राम मुरतब करेंगे, क्योंकि अब हम इस तरह इत्मीनान से तो वहाँ नहीं पहुँच सकते। अब तो पूरे रास्ते में जगह जगह हमें रोके जाने के इंतजाम कर दिए गए होंगे, इमरान ने जवाब दिया। और सब साथियों ने असबात में सर हिला दिए। जब सब मेकअप से फारिग हो गए तो इमरान के कहने पर वो सब एक एक करके कैबिन से निकले और रेस्टोरेंट से बाहर चले गए। सबसे आखिर में इमरान बाहर आया। उसने सलागा को एक तरफ बरामदे में एक खंबे के साथ खड़े हुए देखा। सलागा, इमरान ने उसके करीब पहुंचते ही उससे मुखातिब होकर कहा, तो उसने चौंक कर इमरान को देखा और उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ओ, आप कमाल है, ये किस तरह हो गया, आप तो मुकम्मल तौर पर ही बदल गए, सलागा ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये बताओ कि टैड यहाँ से अपने होटल वापस जाएगा या कहीं और? मैं फौरी तौर पर इस टैड को घेरना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। वो होटल ही जाएगा और कहाँ जा सकता है बॉस, लेकिन उस होटल में मकामी गुंडों का राज है और ये टैड तो एरिजोना का मशहूर गुंडा है। वो तो किसी से मिलता ही नहीं, उसे एरिजोना का किंग कहते हैं। एरिजोना में होने वाले हर जुर्म के पीछे टैड का ही हाथ होता है, सलागा ने जवाब दिया। इन बातों की तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ टैड से इत्मीनान से पूछ-गुछ हो सके, इमरान ने कहा। ऐसी जगह तो फिर हासिल करना पड़ेगी और टैड को अगवा करके वहां ले जाना पड़ेगा, और टैड को अगवा करना बेहद मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, सलागा ने होंठ पीटते हुए कहा। उसकी रिहाइश का कहाँ है, इमरान ने पूछा। मुझे तो नहीं मालूम, इस बारे में तो मालूमात हासिल करना पड़ेगी। अलबत्ता उसकी एक औरत के बारे में यहाँ सब जानते हैं। उस औरत का नाम रूबी है। वो एक्रीमिया की बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी। फिर टैड ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। टैड बहरहाल वहाँ रोजाना जाता जरूर है, किस वक्त जाता है इसका मुझे इल्म नहीं है, सलागा ने कहा।
उस रूबी की रिहाइशगाह के बारे में जानते हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ, टॉप कॉलोनी में उसकी शानदार रिहाइशगाह है। उसका नाम रूबी पैलेस है, सलाका ने जवाब दिया और इमरान ने अज़बात में सर हिलाते हुए अपना हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद एक एक करके उसके सब साथी उसके करीब पहुंच गए। दो दो करके टॉप कॉलोनी पहुंचो, वहाँ रूबी पैलेस है, वहीं हमने जाना है, इमरान ने आहिस्ता से कहा और वो सब खामोशी से आगे बढ़ गए। आओ सलाका, इमरान ने सलाका से कहा और चंद लम्हों बाद वो दोनों टैक्सी में बैठकर टॉप कॉलोनी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। टॉप कॉलोनी के आगाज में ही इमरान ने टैक्सी छोड़ दी और फिर वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद इमरान को एक आलीशान इमारत नजर आ गई, जिसके जहाजी साइज के गेट के बाहर दो मुसल्लह आदमी मौजूद थे। यह है रूबी पैलेस, सलाका ने इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा। अंदाजन अंदर कितने मुलाजिम होंगे? इमरान ने पूछा। 10 के करीब तो लाजमन होंगे। रूबी इंतहाई ठाठ से रहने की आदी है, सलाका ने जवाब दिया और इमरान ने अज़बात में सर हिला दिया और उसके साथ ही वो सड़क क्रॉस करके गेट की तरफ बढ़ने लगे। आप अंदर कैसे जाएंगे? ये लोग तो, सलाका ने इमरान को गेट की तरफ बढ़ते देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। खामोशी से मेरे साथ चले आओ, इमरान ने सरद लहजे में कहा तो सलाका ने कंधे उचकाए और साथ साथ चलने लगा। गेट पर मौजूद दोनों मुसल्लह अफराद उन दोनों को गेट की तरफ बढ़ते देखकर हैरान हो रहे थे। मादाम रूबी से कहो कि एक्रीमिया से फिल्म स्टार गैरी गार्ड उससे मिलने आया है, इमरान ने एक मुसल्लह दरबान से मुखातिब होकर कहा। फिल्म स्टार गैरी गार्ड? उस मुसल्लह आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम बात तो करो, इमरान ने बावकार लहजे में कहा तो एक मुसल्लह दरबान तेजी से मुड़ा और गेट के साथ बने हुए कैबिन में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला। आइए, मादाम ने आपको मुलाकात का वक्त दे दिया है, मुलाजिम ने कहा। वैसे उसके अंदाज में हैरत थी, जैसे उसे इस तरह मुलाकात का वक्त दिए जाने पर हैरत हो रही हो। मेरे साथी आ जाए, फिर चलते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने सर पर इस तरह हाथ पहरा जैसे बालों को दुरुस्त कर रहा हो। आपके साथी? क्या मतलब? मुसल्लह दरबार ने हैरान होकर कहा। हम सब फिल्मी अदाकारों का एक ग्रुप है मिस्टर, और हम तुम्हारी मादाम से खुसूसी मुलाकात के लिए आए हैं, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, जूलिया, सफदर, तनवीर और सिद्दीकी वहां पहुंच गए। मादाम ने मुलाकात का वक्त दे दिया है, इमरान ने मुस्कुराकर अपने साथियों से कहा और उन्होंने अज़बात में सर हिला दिए। हालांकि उन्हें तो ये भी मालूम न था कि मादाम कौन है और वो किस लिए यहाँ आए हैं, लेकिन जाहिर है दरबानों के सामने वो इस सिलसिले में कोई बात भी न कर सकते थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीम और शान ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान औरत अंदर दाखिल हुई। उसके जिस्म पर मुख्तसर सा लिबास था। तुम कौन हो? वो गैरी गार्ड कहाँ है? आने वाली ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में उन्हें देखते हुए कहा। गैरी गार्ड तो गुज़िश्ता साल हलाक हो गया था मादाम रूबी, इसलिए वो यहाँ कैसे आ सकता है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो? रूबी ने हैरान होते हुए कहा। तुम इत्मीनान से बैठ जाओ, हम जो भी हैं बहरहाल मेहमान हैं, इमरान ने कहा तो रूबी होंठ भींचे सोफे पर बैठ गई। साथियों, बाहर जाकर जरा मादाम के मुलाजिमीन से बातें करो, तब तक मैं मादाम से चंद राजदाराना बातें कर लूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा और वो सब सिवाय जूलिया के सर हिलाते हुए उठे और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। क्या मतलब? कौन लोग हो तुम? ठहरो, रुक जाओ, रूबी ने बेख्तियार उठते हुए कहा। इत्मीनान से बैठ जाओ मादाम रूबी, हम शरीफ लोग हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रूबी एक बार फिर सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात नुमाया थे, जैसे उसे इन सब बातों की समझ न आ रही हो। तुम्हारा दोस्त टैड किस वक्त यहाँ आता है? इमरान ने पूछा तो रूबी एक बार फिर उछल पड़ी। टैड? क्या मतलब? तुम क्यों पूछ रहे हो? रूबी ने कहा। हमारा मतलब है कि हमारी उससे भी मुलाकात हो जाए, आखिर वो यहाँ का बड़ा आदमी है, इमरान ने जवाब दिया। वो अपनी मर्जी का मालिक है, किसी का पाबंद नहीं है, लेकिन तुम अपना तारुफ तो कराओ। आखिर ये तुम इस कदर और इसरार क्यों बन रहे हो? इस बार रूबी ने कदरे मुतमईन लहजे में कहा। शायद वो अब अपने आप को संभाल लेने में कामयाब हो गई थी। क्या वो तुम्हारे कहने पर भी नहीं आएगा? इमरान ने पूछा। क्यों? मैं उसे क्यों कहूँगी? रूबी ने हैरान होते हुए कहा। फर्ज किया तुम्हें जरूरत महसूस हो तब, इमरान ने कहा। क्यों नहीं आएगा? सर के बल दौड़ा चला आएगा, रूबी ने बड़े फाकराना लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक दरवाजा खुला और सफदर अंदर दाखिल हुआ। हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, अलबत्ता फाटक से बाहर दोनों अफराद से कोई बात नहीं हुई, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, उन्हें फिलहाल बाहर ही रहने दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सफदर मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे पुलिस को बुलाना होगा, यकलक रूबी ने उठकर तेजी से बाहर की तरफ मुड़ते हुए कहा।
खबरदार रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए गुर्राकर कहा तो रूबी एक झटके से मुड़ी और फिर इमरान के हाथ में मशीन पिस्टल और उसका रुख अपनी तरफ देखकर उसका चेहरा यकलक हल्दी की तरह जर्द हो गया। तुम ये, रूबी ने खौफ की शिद्दत से हकलाते हुए लहजे में कहा। खामोशी से सोफे पर बैठ जाओ वरना गोली सीधी दिल पर पड़ेगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो रूबी कांपती हुई टांगों से वापस मुड़ी और सोफे पर जैसे ढेर सी हो गई। वो वाकई बेहद खौफजदा हो गई थी। उसी लम्हे जूलिया उठी और बिजली की सी तेजी से रूबी के उकब में आकर खड़ी हो गई। देखो रूबी, हमें टेड से मिलना है। इस तरह कि उसे यहाँ आने तक हमारे मुतालिक इल्म न हो सके। तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो, लेकिन टेड को फौरन यहाँ आना चाहिए, सब काम छोड़कर। और ये भी सुन लो कि अगर टेड ना आया या तुमने उससे कोई ऐसी बात कर दी कि जिससे उसे हमारी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया, तो फिर हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अलबत्ता तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म लाश में तब्दील हो जाएगा। और इतना तो तुम जानती हो कि लाश बनने के बाद तुम इस दुनिया की तमाम रंगीनियों से हमेशा के लिए महरूम हो जाओगी और तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म कब्र में कीड़े खा जाएंगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओ मैं, रूबी ने हकलाते हुए कहा और उसके साथ ही वो बेख्तियार पहलू के बल सोफे पर गिर गई। वो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी। क्या जरूरत थी इसे इतना डराने की, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। यह जरूरी था ताकि ये टेड को कोई इशारा न करते। वो रॉल्फ का साथी है, अगर उसे जरा भी शक पड़ गया तो वो इस रूबी समय इस सारी इमारत को ही मिसाइलों से उड़ा देगा, इमरान ने कहा। तो फिर मैं इसे होश में ले आऊं, जूलिया ने कहा। और इमरान के अज़बात में सर हिलाने पर उसने आगे की तरफ झुककर सोफे पर बेहोश पड़ी हुई रूबी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो जूलिया ने हाथ हटाए और सीधी खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद जब रूबी ने कराते हुए आंखें खोली तो जूलिया ने बाजू से पकड़कर उसे सीधा कर दिया। अब अगर तुम बेहोश हुई तो फिर मैं तुम्हें एक लम्हा ज़ाय किए बगैर गोली मार दूंगा, इमरान ने कहा। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारो, रूबी ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। तो फिर अपने आप को संभालो, हम भी तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने अपने आप को ना संभाला तो, इमरान ने कहा। तो रूबी ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए और फिर जल्द ही वो अपने आप पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाब हो गई। बोलो, क्या तुम टेड को बुलाने के लिए तैयार हो, इमरान ने कहा। हाँ, मैं उसे बुलाती हूँ, रूबी ने जवाब दिया। वो अभी यकलक खासी मुतमईन नजर आने लग गई थी और इमरान दिल ही दिल में उसके इत्मीनान पर हंस पड़ा, क्योंकि वो समझ गया था कि रूबी ये सोचकर मुतमईन हो गई है कि टेड बड़ा बदमाश और गुंडा है। वो यहाँ आएगा तो खुद ही सब कुछ संभाल लेगा। फिर उसे फोन करो, लेकिन ये बता दो कि उसे हमारे मुतालिक कुछ मालूम ना हो सके और वो फौरन यहाँ आ जाए, इमरान ने कहा। और रूबी ने अज़बात में सर हिला दिया। फिर उसने एक साइड पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। लाउडर का बटन भी ऑन कर दो, इमरान ने कहा। तो रूबी ने सर हिलाते हुए लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। क्राइस्ट होटल। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। रूबी बोल रही हूँ, टेड से बात कराओ, रूबी ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दिबाना लहजे में कहा गया। हेलो, टेड बोल रहा हूँ, क्या बात है रूबी, इस वक्त कैसे फोन किया? चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। टेड, फौरन मेरे पास पहुंचो, अभी और इसी वक्त, रूबी ने कहा। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? टेड ने चौंक कर पूछा। तुमसे एक अहम बात करनी है, बस तुम आ जाओ, रूबी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो मलिका हो और टेड उसका गुलाम। तो कर लो बात, फोन पर कर लो, मैं इस वक्त बेहद मसरूफ हूँ, टेड ने कहा। नहीं, तुम यहाँ आओ, ये बात फोन पर करने की नहीं है, समझे? आ जाओ फौरन, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी और तुम जानते हो कि अगर मैं नाराज हो गई तो फिर, रूबी ने उसे बाकायदा धमकी देते हुए कहा। अरे अरे नाराज मत हो, मैं आ रहा हूँ, एक तो मुझे तुम्हारी नाराजगी से बड़ा डर लगता है, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और रूबी ने रिसीवर रख दिया। क्या वाकई वो आ जाएगा? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, अभी 10 मिनट में वो यहाँ होगा, रूबी ने बड़े फाकराना लहजे में कहा। बाहर जाकर साथियों से कहो कि टेड आ रहा है, इमरान ने जूलिया से कहा और जूलिया सर हिलाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। आखिर तुम हो कौन? रूबी ने कहा। टेड को आ लेने दो, फिर इकट्ठा ही तारुफ हो जाएगा, इमरान ने मशीन पिस्टल को जेब में रखते हुए मुस्कुराकर कहा और उसके साथ ही वो सोफे से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखकर रूबी भी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि इमरान का हाथ घुमा और रूबी चीखती हुई उछलकर कालीन पर गिरी और उसी लम्हे इमरान की लात घूमी
और तड़प कर उठती हुई रूबी एक बार फिर चीख मारकर नीचे गिरी और फिर एक झटके से साकित हो गई। इमरान ने एक नजर उसे देखा और फिर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर उसके साथ ही मुख्तलिफ औटलिये मौजूद थे। सलाका भी सीढ़ियों की ओट में छुपा हुआ था। बाहर 2 मुसल्लह दरबान मौजूद है। जब डैड अंदर आ जाए तो फिर तनवीर और सिद्दीकी बाहर जाएंगे और उन दोनों को भी अंदर घसीट लाएंगे। इमरान ने बरामदे में पहुंचते ही कहा, इन्हें पहले क्यों ना शिकार कर लिया जाए। तनवीर ने कहा, नहीं, अगर वो डैड को नजर न आए तो वो होशियार भी हो सकता है, उनकी मौजूदगी में वो मुतमईन रहेगा। इमरान ने जवाब दिया और तनवीर ने इस तरह असबात में सर हिला दिया जिससे बात उसकी समझ में आ गई हो। थोड़ी देर बाद गेट के बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई दी और फिर एक मुसल्लह दरबान तेजी से अंदर आया और उसने गेट खोल दिया और नीले रंग की एक जदीद मॉडल की कार तेजी से अंदर आई और पोर्च में सफेद रंग की पहले से मौजूद कार के करीब आकर रुक गई। इमरान जो एक चौड़े सुतून की ओट में मौजूद था, उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर एक लंबे कद और दरमियानी जिस्म का फिल्मी हीरो टाइप का आदमी मौजूद था जिसके बड़े बड़े बाल उसके कांधों पर पड़ रहे थे। उसके जिस्म पर शोक रंगों का लिबास था। तेज सुर्ख रंग की शर्ट थी जिसमें जर्द रंग की चौड़ी चौड़ी लाइनें थी। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उसने सिया रंग की जींस पहन रखी थी